अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जुनून तेरे इश्क का, जिसके राइटर हैं कायनात इजाज। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। वो इसे वहीं छोड़कर चला गया, जबकि वो भी यकीनी और नम आंखों से इसको जाता हुआ देख रही थी। या खुदाया, क्या करूं? एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ फैमिली। दोनों के बगैर ही मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी का कुल हिस्सा ये दोनों, मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकती। कल के बाद सारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर हमने मेरी फैमिली को कत्ल कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाकर यहाँ वहां चलने लगी। मैं किसी को नहीं खो सकती, मुझ में ताकत नहीं है। अरहम प्लीज कुछ मत करना, मुझे इश्क है तुमसे। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम अपने हाथों से मेरी जान भी ले लोगे। मैं तुम्हें अपने माँ बाप का कातिल बनते नहीं देख सकती। इससे पता भी नहीं चला कब वो सोचते सोचते सच के छत के किनारों के करीब चलने लगी। आई लव यू डैम इट, वो नम आंखों से खुद से बड़बड़ाई। अस्प्रा, सैन ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ के किनारे से दूर किया। तुम्हारा दिमाग सेट है? कब से हम तुम्हें बुला रहे हैं, सुन क्यों नहीं रही थी? अगर तुम गिर जाती तो? अली भीगे लहजे में इसे सीने से लगाते हुए बोला। इन दोनों ने कैमरे के जरिए अस्प्रा को छत पर देखा और फिर किनारों पर घूमते हुए। तो इन दोनों को इसके गिरने के ख्याल से ही जान निकलने लगी थी। पहले तो वो ना समझी से इन दोनों को देखती रही, मगर जब इन दोनों की परेशानी समझ आई तो नम आंखों से मुस्कुराने लगी। मैं ठीक हूँ, वो अली की जानिब देखते हुए बोली, जो नम आंखों से इसे ही देख रहा था। ऐसे क्यों कर रही थी? खुदकुशी इस्लाम में हराम है, जैन भी तकलीफ से बोला। यार खुदकुशी नहीं कर रही थी, परेशान थी, समझ नहीं आया कब यहाँ पहुंच गई। वो अली से दूर होकर इन दोनों की जानिब देखते हुए बोली, वैसे तुम लोगों को मिशन पर नहीं जाना? वो मुश्किल से ही बोल पाई। इस ख्याल से ही इसे वापस से रोना आने लगा। हम सोच रहे थे तुम्हें भी साथ लेकर चलें, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। शायद तुम चाहो तो कुछ बदल जाए, क्योंकि शेर को रोकने की ताकत शेरनी रखती है, सैन ने शरारत से कहा। था वो भी हंस दी। कितनी उलझन है, मैं पहले भी लोगों को इंतहाई बेरहमी से मारता आया हूँ। आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग और दिल दोनों ही इस मिशन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? ये भटक भटक कर इसी के पास वापस क्यों चले जाते हैं? किस बेबसी में डाल रही हो तुम अस्प्रा मुझे? वो सिगरेट सुलगाते हुए विंडो से बाहर उड़ते बादलों की जानिब देखते हुए खुद से ही बड़बड़ाया। ये मिशन जरूरी है, अगर ये कामयाब हो गया तो हम सब महफूज हो जाएंगे, और अगर मैं ये अस्प्रा के लिए छोड़ दूं तो मेरी वजह से सबकी जान जा सकती है। मैं कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता पकड़ूं? दिल तो कर रहे सारी दुनिया को छोड़कर अस्प्रा तुम्हारे आंचल में आकर छुप जाऊं, तुम्हें खुद में समेट लूं, तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन चीजें मेरे हाथ से फिसलती जा रही हैं। अगर कल ये मिशन कामयाब हो जाता है तो मैं तुम्हें हार दूंगा, खो दूंगा तुम्हें, तुम टूट जाओगी अस्प्रा। अस्प्रा, और मेरा नहीं ख्याल मैं जिंदगी में वापस तुम्हें कभी जोड़ पाऊंगा। कल जीत कर भी मेरी हर तरह से हार होगी। वो सुर्खोती आंखों से सिगरेट की कश लेता हुआ बेबसी से बोला। अरहम, अहमद के पुकारने पर वो होश में आया और पीछे पलटकर सबकी जानिब देखा। मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूं मगर तुम सुन ही नहीं रहे, तुम ठीक हो? अहमद ने परेशानी से इससे पूछा, क्योंकि इसकी आंखों में अजीब सी वहशत और उलझन थी। अरहम ने लंबा सांस खींचकर सबकी तरफ देखा, जो परेशानी से इसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां मौजूद सब लोग ही जानते थे अस्प्रा अरहम के लिए किस कदर जरूरी है, और वो जो करने वाला है इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं ठीक हूँ, वो सीट से पुष्ट लगाता हुआ बोला। बॉस, आपका आना जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो मत जाए ना, इसके एक आदमी डेविड ने बोला। हाँ बॉस, आपको ऐसे दुखी देखकर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, एक दूसरे आदमी फ्रैंक ने बोला, जिस पर अरहम मुस्कुराने लगा। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूँ सर, मेरी भी वाइफ है। जब मैं मिशन पर आया था तो वो भी बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो ये भी जानती है कि कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप बहुत अहम है मेरे लिए, क्योंकि आज ये जो मैं जिंदा हूँ वो सिर्फ आप ही की वजह से। कार्लोस ने इसकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा। अरहम जानता है इसके आदमियों को इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, वो इसके लिए जान देने से
एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे, और बदले में वो भी इनकी जरूरत जिंदगी का भरपूर ख्याल रखता है। तुमने बताया क्यों नहीं? कब हुई शादी? अरहम ने आबरू झुकाकर इससे पूछा। सर, वो बस 1 माह पहले ही हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, कार्लोस ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बताया। तो मुझे बता देते यार, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खुशियों भरी जीने देता। इस वक्त तुम यहाँ नहीं होते। वो परेशानी से बोला। क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वो जितनी अहम है, इतने ही आप भी जरूरी हो। मैं कहीं नहीं जा रहा। ये तुम्हारा आखिरी मिशन है, इसके बाद तुम किसी भी मिशन पर नहीं जाओगे। इसे कहीं दूर ले जाओ, अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारो। वो बात खत्म करते हुए बोला। नहीं नहीं बॉस, नहीं, ये कैसे? मैं फैसला ले चुका हूं कार्लोस। वो सांस खींचते हुए बोला। बॉस, अगर आप नहीं होते तो इसे मैं कभी नहीं मिलता। आज जो मैं सांसें ले रहा हूं वो आप ही की वजह से है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज बॉस। वो नम आंखों को बाकायदगी से रगड़ने लगा। सबने परेशानी से इस सूरत हाल को देखा। कार्लोस, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा। जब दिल करे आकर मुझसे मिल लेना। मैं बस एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ। मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो। एक जिम्मेदारी है तुम पर अब, इसीलिए नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजारो। वो मुस्कुराता हुए समझाने लगा। वो भी नम आंखों से हाँ में सर हिलाकर हंस दिया। जैन और अली किधर हैं? अरहम ने तमीमा से पूछा, जो सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो दूसरी फ्लाइट से आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? तमीमा के बताने पर जुबैर ने पूछा। क्योंकि इन्हें कुछ वक्त की जरूरत है। वो विंडो से बाहर देखते हुए बोली। इसकी बात पर अरहम विंडो से बाहर देखने लगा, क्योंकि वो जानता था जैन और अली दोनों के दिलों में अस्परा के लिए नर्म कोना है। जब फ्लाइट लैंड हुई तो वो सब लोग मोट क्लब में रुके। अरहम इस बालकनी में आकर खड़ा हो गया, जहां से इसी जगह पर जहां इसने अस्परा को पहली बार देखा था। अरहम, जैन के पुकारने पर इसने पलटकर पीछे देखा, जहां जैन के साथ अली भी मौजूद था। हम कब इसके घर पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं? जैन के अल्फाज पर अरहम को लगा किसी ने कुल्हाड़ी जोर से इसके दिल पर दे मारी हो। इस वक्त इसे इन दोनों की आंखें खाली लगी, यानी कि वो लोग अपना दिल और दिमाग मिशन के लिए तैयार करके आ गए हैं। आज रात। इसके बताने पर वो दोनों बगैर कुछ कहे वापस कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन सनान और आलिया ने कोई और रास्ता भी नहीं छोड़ा। अब तक तो इन दोनों को खबर भी मिल चुकी होगी कि वो लोग भी हम लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार होंगे। वो जोर से अपने हाथ रेलिंग पर मारता हुआ बड़बड़ाया। असल खतरा ये दोनों हैं, तुम्हारी फैमिली और दोस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने बॉस को कैसे धोखा दूं? मेरी वफादारी का क्या? अगर मैं अपने डेवल को अपने अंदर ही से ही जगा दूं, तो मैं कुछ लम्हों में ही तुम्हारे ये सारा शहर तबाह करके वापस इटली लौट जाऊं और तुम्हें हमेशा के लिए खुद के पास कैद कर लूं। मगर मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं बहुत बेबस हूँ इस वक्त, प्लीज मेरी मदद कर। मैं दोराहे पर खड़ा हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा। वो तकलीफ से आंखें बंद करके खोलता अंदर की जानिब बढ़ गया। शाम का वक्त था, सब निकलने के लिए तैयार थे। और हम सीढ़ियां उतरकर नीचे आए तो इसके आदमी तैयार हो रहे थे, जबकि जैन एक्स्ट्रा टीम तैयार कर रहा था। अगर कुछ मुश्किल हो जाए तो वह इन लोगों की मदद कर सकें। ओके गाइस, सब तैयार है? जुबैर ने अरहम को सीढ़ियों से उतरता देखा तो सबकी तवज्जो खींचता हुआ बोला। जैसा कि तुम सब लोग जानते हो, ये मिशन बहुत जरूरी है। अरहम नहीं जानता था आज इससे मुंह से अल्फाज निकलते हुए इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी। हम जैसे करते हैं हमेशा बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें बेखौफ होकर ये मिशन मुकम्मल करना है। जब हम लोग वहां से निकले तो हर शख्स की सांसें रुकी हुई होनी चाहिए, कोई एक भी जिंदा ना हो। हमारा जो अहम गोल है वो आली और सनान को खत्म करना है। अगर वो मर गए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। और सब तैयारी करके एक साथ हम पर हमला करेंगे। इनका मकसद हमें हर सूरत जिंदा पकड़ना है या जान से मारना है। जैसे कि हमारा प्लान है, एक टीम घर से बाहर रहेगी और बाइकर्स भी तैयार रहेंगे। अगर पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेरा तो बाहर मौजूद लोग मेरे हुक्म पर इन लोगों पर वार करेंगे। जैसे ही अंदर सारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा, हम सब एयरपोर्ट पर इकट्ठे होंगे। ओके, कोई सवाल? जब किसी ने सवाल नहीं किया तो इसने हाँ में सर हिलाया और वो सब लोग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए। मैंने तुम्हें गाड़ी कहाँ ले जाने को बोला था? और तुम? अस्परा के घर की जानिब गाड़ी जाते हुए देखकर अरहम ने अपने ड्राइवर से पूछा। बॉस, लेकिन जुबैर सर,
वो घबराते हुए जुबैर की जानिब देखने लगा। मैंने बोला था पहले यहाँ लाने के लिए, जुबैर ने वार्नर के अल्फाज खत्म करते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो दांत पीसते हुए पूछने लगा। कोई इशू है अरहम इसमें? वैसे भी इनको मारना तो है, ये पहले क्या और बाद में क्या? वो मामूली से अंदाज में बोला, तभी गाड़ी रुकी और वो बाहर निकल गया। बास्टर्ड ना हो तो। जानता है ये सब कितना मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी जानबूझकर कर रहा है ऐसे। ऐसे करने से क्या शीजा जल्दी वापस आ जाएगी? इसके किडनैपिंग में अस्परा का क्या कसूर? वो गुस्से से खुद से कहता गाड़ी से निकल आया और साथ इसके नजर सामने खड़े जैन और अली पर पड़ी, जो घर को तजस्सुस के साथ देखने में मसरूफ थे। सब आदमी अपनी जगह संभाल कर घर को घेरे में लेने लगे। जब अरहम घर के सामने जा खड़ा हुआ तो इसका दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। जुबैर ने आगे बढ़कर डोरबेल बजाई और सब दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। वो अपने लब बुरी तरह दांतों में कुचलता हुआ खुद से बड़बड़ाया। तभी दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। क्रेपल। जैसे ही सामने जुबैर ने दानिश को देखा तो वो इसे देखते हुए बोला, जबकि अरहम की आंखें ब्लैंक और कोल्ड हो गईं। दानिश सबकी तरफ सुकून से देखने लगा। इनकी मौजूदगी ने इसे हैरान नहीं किया था। जुबैर इसकी व्हीलचेयर को पीछे करके अंदर की जानिब बढ़ गया। घर बहुत खाली सा था। ऐसा महसूस हो रहा था घर में चीजें तो वहां मौजूद हैं, मगर इसमें बसने वाले मकीन नहीं। कहाँ हैं ये सब लोग? जैन ने आगे बढ़कर दानिश से पूछा, मगर जवाब देने की बजाय वो टेलीफोन की जानिब बढ़ा और नंबर डायल करने लगा। इससे पहले रिंग जाते जुबैर ने इसे फोन खींच कर फर्श पे दे मारा, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो गया। इसने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो, जुबैर दांत पीसते हुए बोला। वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है वो यहाँ नहीं है? अली ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसा कि इसका हमें देखकर ना घबराना। यहाँ तक कि जुबैर ने इसे कॉल नहीं करने दी, तब भी ये पुरसुकून रहा। मतलब यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तो है जो आंखों से ओझल है। और हम दानिश की तरफ देखते हुए सोचने लगा, वो काफी देर से यहाँ मौजूद नहीं है और मैं नहीं जानता वो कहाँ है। दानिश ने नरमी से जवाब दिया। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम? यहाँ पे तुम्हें अभी भी लगता है अस्परा तुम्हारे पास लौट आएगी, इसे सोचते हुए यहाँ आ गए होगे। जुबैर गुस्से से चिल्लाया। जुबैर, हद में रहो। दोबारा अस्परा का नाम किसी के साथ जोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम सुलगते हुए लहजे में फोन करता आगे बढ़ गया और घर को देखने लगा, क्योंकि इसे यहाँ से खतरे की बू आ रही थी। इसने अपना सेल निकाला और अहमद को कॉल मिलाने लगा, जो इसी वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। मगर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां सर्विस ही नहीं आ रही थी। हमें इस वक्त यहाँ से निकलना है, और हमने जल्दी से कहा, क्योंकि यहाँ इसे खतरा साफ महसूस हो रहा था और वो अपने आदमियों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। इसके हुक्म लहजे पर बगैर कोई सवाल किए बाकी सब इसके पीछे पीछे दरवाजे की जानिब बढ़ गए। और हमने दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर का नजारा देखा, इसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि इसके सारे आदमी जो बाहर थे इस वक्त पुलिस वैन में मौजूद थे और पुलिस इसकी जानिब बंदूकें ताने खड़ी थी। बास्टर्ड, ही सेट अप। जुबैर जेरे लब बड़बड़ाया। अब हमें क्या करना है? जैन ने सुकून से अरहम की जानिब देखते हुए पूछा। वाओ, फाइनली हम लोगों की आपस में मुलाकात हो ही गई। इससे पहले अरहम अपनी बात मुकम्मल करता है, एक औरत की आवाज ने इसकी बात काटते हुए कहा। और हमने अपना सर दूसरी जानिब घुमाया, जहां एक 40 साल औरत स्नान के साथ बगैर खौफ के खड़ी थी। आलिया, नाम तो सुना ही होगा। वो अपने नाम पर जोर देते हुए बोली। ओह, क्रेपल की मम्मा। जुबैर ने आंखें घुमाते हुए कहा, और जल्द ही इसकी आंखों में गुस्सा दू आया। इस वजह से तुम अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे? जैन ने पलटकर दानिश को देखते हुए पूछा। ममाज बॉय, जुबैर ने तंज का। इस दफा अरहम, तुम बचकर नहीं जाने वाले। सनान ने जैन और जुबैर को इग्नोर करके अरहम की जानिब देखते हुए कहा। ओह, बस करो, मैं थक गया हूं बार बार तुम्हारे मुंह से ये जुमला सुनकर। हम लोग तुम्हारे हाथों की उंगलियों से रेत की तरह फिसल कर यहाँ से निकल जाएंगे। जुबैर सनान को घूरता हुआ बोला। इस दफा नहीं, आलिया ने अरहम को देखते हुए कहा। अरहम कोल्ड आंखों से इसकी जानिब देखने लगा, क्योंकि इस सब मुसाइब की असल जड़ तो वही थी। तुम जा सकते हो बेटा, आलिया ने दानिश को कहा, तो वो बगैर कुछ बोले वहां से निकल गया। तुम लोग हमें इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, हरगिज नहीं। जुबैर गुस्से से लाल पीले होते हुए चिल्लाया, क्योंकि स्नान अपने चेहरे पर मौजूद निशान पर हाथ फेरने लगा, जो अरहम की वजह से इसके चेहरे पर मौजूद था। अच्छा अरेंज किया है तुमने स्नान, अरहम ने सामने का मंजर एंजॉय करते हुए कहा। यही चीज
तुम्हें सबसे अलग बनाती है अरहम। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम सुकून से हो। तुम्हारे चेहरे पर डर, घबराहट या खौफ जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। स्नान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, बातें करना बंद करो स्नान, और जो करने आए वो खत्म करो। मुझे डर है ये मौका भी तुम दोबारा ना खो दो। अली ने लुत्फ लेते हुए कहा। स्नान ने अपनी पिस्टल उठाई और अरहम का निशाना लिया। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगे, क्योंकि मौत से इसे डर महसूस नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसके दरवाजे पर वो रोजाना खुद दस्तक देकर आता है। बस इस वक्त एक हल्की सी कमी इसके वजूद में थी। काश यहाँ आने से पहले इसने अस्परा को अपने सीने से लगाया होता। इस वक्त इसे मौत का खौफ नहीं था, बल्कि यूं अचानक से अस्परा के बिछड़ जाने की तकलीफ थी कि दोबारा वो इसे देख नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा, अपने सीने से फिर कभी नहीं लगा पाएगा। मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रही हूँ। तुम जैसे लोग जिंदा रहने के काबिल नहीं है। तुम्हें मरना होगा अरहम, आलिया ने सुलगते हुए लहजे में कहा। अपने गिरेबान में झांक कर बात करो। खुद क्या हो? तुम्हारी खुद की औकात क्या है? अली गुस्से से दौड़ा। स्वीटहार्ट, मुझे मारने के लिए भी तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? क्योंकि मौत भी मुझसे इजाजत लेकर आएगी। अरहम सुकून से आंख मारते हुए बोला, जो सुर्ख होती आंखों से अली को देख रही थी। इस पर गोली चलाओ स्नान। आलिया ने अरहम की जानिब शिद्दत भरी नजरों से देखते हुए सनान को बोला। ओह, तुमने सुना? तुम्हारी मालकिन ने क्या कहा? चलाओ गोली मुझ पर। अरहम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। किल हिम स्नान। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? शुरू से हमें बस इसी पल का तो इंतजार था। आलिया ने इसे उकसाया। राइट, तुम दोनों ने बहुत अच्छी चाल चली। मारो मुझे और किस्सा खत्म कर दो। अरहम ने कहकर मजीद कदम स्नान की जानी बढ़ाए। चला कर दे दिखाओ। तुम्हारी भूल है, तुम फिर खुद जिंदा लौटोगे। जुबैर ने दांत पीसते हुए कहा। चलाओ गोली। चला क्यों नहीं रहे? डैम इट, चलाओ गोली। अब खत्म कर दो मुझे। अरहम का दिमाग ही घूम गया था, इसीलिए वो तपे हुए लहजे में बोला। वो हर गुजरते सेकंड के साथ इन लोगों से लड़ना चाहता था ताकि सबको मारकर यहाँ से वापस चला जाए, मगर एक चेहरा इसके दिमाग में अटक कर रह गया था जिसे वो आगे पीछे नहीं कर पा रहा था। किल हिम स्नान। आलिया गुस्से से घुराई तो स्नान ने ट्रिगर पर अपना हाथ रख दिया, जिसका निशाना अरहम के सर का था। अस्परा, आई लव यू बेबी। इसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा। जब इसे अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो इसकी आंखें झटके से खुल गई, क्योंकि वो इसका जुनून थी और ये इश्क। वो धड़कते दिल के साथ ट्रिगर पर रखी स्नान की उंगली को देखने लगा। नहीं। इससे पहले स्नान गोली चलाता अस्परा की पुकार इनके कानों से टकराई। अरहम ने घूमकर इसकी जानिब देखा जो भागती हुई इसकी तरफ आ रही थी, मगर इससे पहले वो पहुंचती आलिया ने इसे जोर से बाजुओं से पकड़ लिया। अरहम ने जल्दी से ज़ैन और अली की जानिब देखा जो इससे आंखें चुरा रहे थे। अस्परा, तुम यहाँ क्या कर रही हो स्वीटी? आलिया ने मोहब्बत से पूछा। ममानी, तुम्हें अभी यहाँ से वापस आना होगा। आलिया ने इसके अल्फाज काटते हुए कहा और इसे बाजुओं से पकड़कर दूर ले जाने लगी, मगर वो अपना आप छुड़वाकर अरहम की जानिब भागी, जिसने बगैर देर किए आगे बढ़कर इसे कमर से पकड़कर खुद के सीने से लगा लिया। जैसे कि इसने अपने गले से लगाया, सारी टेंशन सुकून में बदल गई। आई लेफ्ट यू वंस, आई एम नॉट रेडी टू लीव यू अगेन। वो इसके गिर्द अपना सार तंग करके शिद्दत से रोते हुए बोली। मेरी तरफ देखो। अरहम ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से मेरी जान। वो इसके माथे को चूमते हुए बोला। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वो सरगोशी नुमा बोली, जबकि आंसू मुसलसल इसके गालों को चूमने लगे, जिन्हें अरहम ने अपने अंगूठे की मदद से साफ किया। ऑफिसर, वो स्नान की जानिब मुड़ी। प्लीज, आई बिगन यू। अरहम की पकड़ इसकी कमर पर सख्त हो गई, क्योंकि इसे इसके ये अल्फाज पसंद नहीं आए थे। अस्परा, ये अच्छा आदमी नहीं है। स्नान ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज, मैं इसे खो नहीं सकती। अरहम की उंगलियां इसकी कमर में पेवस्त होने लगी। ये एक क्रिमिनल है, अगर मैं इसे खत्म कर दूंगा तो कल सारा माफिया खत्म हो जाएगा। इसके सर पर सब माफिया चल रहा है। एक इंसान की मौत इतनी फायदेमंद है, मैं कैसे जाने दूं इसे? वो अरहम की जानिब देखते हुए बोला। अस्परा, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आलिया ने बेताबी से कहा। मुमानी सॉरी, इसने जो आपके बेटे के साथ किया, लेकिन ये सिर्फ मेरे बेटे की बात नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? आलिया चिढ़ते हुए चिल्लाई। ये सब हैरत से आलिया की जानिब देखने लगे, सिवाय अरहम लोगों के। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो अस्परा,
आलिया दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है? तुम वो चाहो इन सब के पीछे? वो कहका लगाते हुए बोली। अब क्या बोल रही है मोमानी? असमा ना समझी से इसकी जानिब देखने लगी। तुम नहीं समझोगी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना दिमाग चलाओ और सोचो, क्यों एक छोटे से टाउन का चेयरमैन इस जैसे शख्स से रकम मांगेगा? आलिया ने अरहम की जानिब उंगली उठाई। अरहम दुनिया का सबसे पावरफुल और बेरहम इंसान है। दी अल्बेनियन गैंग, दी मालाडील, ब्रेंटा, साकेलियन गैंग, दी रशिया माफिया, दी थाई माफिया, तकरीबन सारे ही गैंग इसके गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। सबके सब इसके कंट्रोल में है। अगर ये मर जाता है तो समझो इसका बॉस मर गया। जब इन दोनों के सर कलम होंगे, समझो सारे का सारा माफिया खत्म। असमा शौक से इसकी तरफ देखने लगी। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन कैसे? वो सदमे से पूछने लगी। तुम्हारे मुल्क के लोग अच्छाई का मुखौटा पहनकर माफिया में मुलविस हैं। दुनिया की नजर में ये मेहमान लोग हैं, जबकि दिल इनके काले हैं। सुबह सुलगते हुए लहजे में बोला, अपनी जुबान बंद रखो। हम तुम्हारी तरह लोगों की जाने नहीं लेते। आलिया शोला बरसाती नजरों से घुराई तो असफरा सदमे से इसकी तरफ देखने लगी। मतलब मुम्मानी? इसके अल्फाज लड़खड़ाए। 2 साल पहले चेयरमैन की मदद से मैं केस लड़ने इटली गई थी, लेकिन इनका मुझे वहां भेजने का मकसद धर्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करना था। जिस केस के सिलसिले में मैं गई थी वो बहुत मामूली सा था। जब मैं वहां रही तो अरहम के बारे में सब जान गई। वो क्या करता है, इसका माफिया कितना गहरा ताल्लुक है और इसका सब ममालिक में कितना राज है, जिसकी वजह से इसका पाकिस्तान में भी आना जाना है। मैंने चेयरमैन का माफिया में होने का फायदा उठाया और अरहम के बारे में सारे सबूत इकट्ठे करके स्नान को दिए। फिर हम दोनों ने एक टीम तैयार की और अरहम जब बैंकॉक में था इसके खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें वो मर गया। लेकिन जब तुमने बताया वो जिंदा है तो स्नान ने फौरी मुझे कॉल की, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आया। पता तो तब चला जब दानिश को खून में भीगे हुए अपने घर के सामने पाया। और हमने असरा की जानिब देखा जो बेयकीनी से ये सब सुन रही थी। इसका दिल किया इसे वो यहाँ से कहीं दूर ले जाकर खुद में छुपा ले, खास करके इस औरत से। मैं छुपकर वापिस से अरहम के खिलाफ काम करने लगी। तभी मायशा और चेयरमैन का वापस से मेरे जहन में ख्याल आया, तो मैंने इसे ब्लैकमेल किया कि इस केस में हमारी मदद करे, वरना मैं इसके बारे में मीडिया को बता दूंगी कि वो माफिया में मुलविस है और इसका ताल्लुक डायमंड बिजनेस से है, जिसका असर इस पर अच्छा खासा हुआ और इसने बजाते खुद अरहम को मारने की कोशिश की। मगर जब वो कामयाब ना हो सका तो इसने अपनी बेटी को इन लोगों के दरमियान भेजा ताकि इसके सारे बिजनेस को तबाह कर सके। मगर इन दोनों जाहिलों से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दोनों मर गए। फिर मैंने तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे बेटे के लिए थी इसको इस्तेमाल किया। मैंने जबरदस्ती दानिश को तुम्हारे पीछे भेजा ताकि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे यकीन था अरहम तुम्हारे लिए यहाँ जरूर आएगा, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम हमें बताए बगैर खुद से ही इसके पास वापस चली गई, तो फिर मैंने तुम्हें भी अपने जहन से निकाल दिया। मेरी तरफ से तुम जियो या मरो मेरी बला से, मुझे कोई परवाह नहीं। और फिर मैंने नया प्लान बनाया और देखो मैं यहाँ मौजूद हूँ। और मेरी आंखों के सामने वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। असफरा ने अरहम के सीने पर अपना चेहरा छुपाया और बेबसी से रोने लगी। मुझे लगा तुम ये सब दानिश के लिए कर रही हो, वो रोते हुए बोली। मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ, वो स्पॉट लहजे में बोली। तो असफरा नम आंखों से अरहम की जानिब देखने लगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अरहम ने इसके बाल कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, जिस पर असफरा ने सांस खींचा और अपना सर वापस से अरहम के सीने से लगा दिया। तो वह इसके सर पर थोड़ी रखकर इसकी अपनी गिरफ्त सख्त कर गया, क्योंकि इस वक्त वो पुरसुकून था। आसपास खड़े लोगों की इसे कोई परवाह नहीं थी। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, वो अरहम से पूछने लगी। मैं तुम्हें पहले बहुत हर्ट कर चुका था, मजीद नहीं करना चाहता था, वो इसके बाल सहलाता हुआ नरमी से बोला। तुम यहाँ मेरे पेरेंट्स को मारने आए हो, क्या इससे मैं हर्ट नहीं होती, वो इसे घूरते हुए बोली। अगर मैं इस औरत तक पहुंचने में नाकाम होता तब मैं तुम्हारे माँ बाप को मारता, वरना नहीं। और देखो जैसे चाहता था वैसे ही हो गया, वो सच्चाई का मुजाहरा करते हुए बोला। मुमानी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आप शुरू से इन सब के पीछे थी। ये लोग तो फिर भी अच्छे हैं, जो भी हैं सामने हैं, आपकी तरह दोगले नहीं हैं। आप इन लोगों से बदतर हो, अच्छाई के लिबास में बुराई से भरी पड़ी हैं आप। ये माफिया में है, दुनिया जानती है, लेकिन आप भी मुलव्वस हैं ये कोई नहीं जानता, वो सुलगते हुए लहजे में बोली। तमीज से रहो असफरा, ठीक है गैर कानूनी काम किए हैं मैंने,
मगर किसी की जान नहीं ली। वो इसे गुस्से से देखते हुए बोली, किसी की जान नहीं ली? सीरियसली? आपकी वजह से चेयरमैन और इसकी बेटी की मौत हो गई। आपने इन्हें अपने फायदे के लिए अंदर घसीटा और वो लोग मर गए। मैं सबका जिम्मेदार खुद को समझती थी, लेकिन असल कातिल तो आप हैं। आपने अपने खुदगर्जी के लिए इन्हें मार दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, इसे भी दरमियान में घसीटा। और सबसे बुरा तो ये है कि वो मान गया। मुझे लगा वो सच में मेरे लिए वहां आया है, मुझे बचाने, लेकिन नहीं, वो तो एक मोहरा था आपके खेल का। आपने सब लोगों को इस्तेमाल किया है, मुझे इस्तेमाल किया, दानिश को किया, मायशा को किया, चेयरमैन को किया। ओ माय गॉड, ओ गॉड मोमानी, वो आराम से अपना आप छुड़वा कर चिल्लाई। हाँ तो इन सब में क्या बुराई है? मैंने तुम सबको इस्तेमाल किया ताकि इस आदमी को खत्म करके पूरी दुनिया में छा जाऊं, मेरा एक नाम हो, लोग मुझे पूजें, हर तरफ मेरी चर्चे हों, मेरे पास दुनिया जहां की दौलत शोहरत सब कुछ हो। इसमें बुराई क्या है? एक इंसान के खत्म करने पर इतना मिल रहा है तो और क्या चाहिए जिंदगी से? वो मजे से बोली, इसमें कुछ बुराई नहीं है, असल बुराई ही तुम हो। तुम जैसे अच्छे लोगों के होने से बेहतर है अच्छे लोग दुनिया में रहे ही ना। मुमानी के नाम पर धब्बा हो तुम। अस्फरा शोला बरसाती नजरों से इसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी मुमानी नहीं हूं, मुंह बोली बहन है तुम्हारी माँ मेरे शौहर की। वो सुलगते हुए लहजे में बोली, जहन्नुम में सड़ो तुम। अस्फरा दांत पीसते हुए बोली, कोई बात नहीं, दुनिया में जन्नत तो हासिल कर ही लोगी ना। वो इसे आंख मारते हुए बोली, जिस पर अस्फरा का खून खोल कर रह गया। अरहम चलो, हमें जाना है। वो पलट के इसका हाथ थामते हुए बोली, ओह, तुम्हें सच में लगता है तुम ये जगह छोड़कर जा सकती हो? वो हंसते हुए पूछने लगी, तुम्हारी एक टीम जो घर के बाहर थी वो हम लोग पकड़ चुके हैं, जो दूसरी टीम थी इसे भी मेरी दूसरी टीम ने पकड़ लिया है। आलिया की बात पर अस्फरा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और फिर जैन और अली की जानिब। इससे पहले कोई कुछ बोलता दरवाजा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और सबकी नजर विक्टर और रैक की जानिब उठी। ओह वाओ, स्पैर एक्साइटेड होते हुए बोला। स्नान जो अपने आदमियों की जानिब देख रहा था, इसे समझने का मौका ही नहीं मिला और वहां फायरिंग स्टार्ट हो गई। विंडो टूटने की वजह से कांच यहाँ वहां गिरने लगा। अरहम ने अस्फरा को जल्दी से अपनी बाहों में छुपाकर दीवार के साथ लगाया। पुलिस और अरहम के आदमी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे, जबकि अरहम अस्फरा को खुद से लगाए बाहर की जानिब बढ़ने लगा ताकि इसे महफूज जगह पहुंचा सके। यहाँ ओटिस सोरो। वो इसे सीने में भीजे पिछले डोर से घर से निकलकर गाड़ी की जानिब बढ़ गए। इस दौरान जब भी कोई स्नान का आदमी रास्ते में आता, हम अपने पिस्टल से गोलियां इन पर चलाता और गाड़ी तक पहुंच गया। सुनो स्प्रे, यहाँ से निकलो, हमारी फ्लाइट बिल्कुल रेडी है। ये फोन है, इससे रोमेरो से राब्ता करो, इसे हमारी सिचुएशन का बता देना। वो जानता है तुम्हारे पेरेंट्स इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वो तुम्हें इनके पास छोड़ देगा, अपना बहुत सा ख्याल रखना। वो चाकू की मदद से रैंडम गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला और साथ इसका इंजन भी स्टार्ट कर दिया और अस्फरा को बैठने का इशारा किया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो इसकी शर्ट अपने हाथ में दबोचते हुए बोली, अरे प्लीज मेरी जान, मेरे साथ चलो। वो इसका बाजू पकड़ते हुए गिड़गिड़ाई, तुम नहीं जानती मैं कितनी शिद्दत से तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं आ सकता, मेरे आदमियों को मेरी जरूरत है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। अरहम प्लीज। अस्परा नहीं। वो इसे सीट पर धकेलता हुआ बोला, अरहम वादा करो, प्लीज वादा करो, तुम वापिस आओगे, मेरे पास आओगे। वो इसके सामने अपनी हथेली फैलाते हुए बोली, आई प्रॉमिस। वो इसके हाथ पर हाथ रखता हुआ बोला। इससे पहले वो बाहर सर निकालता, अस्परा ने शर्ट से पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा और अपने लब इसके लबों पर रख दिए, जबकि इसकी आंखें भीगने लगी। दूसरी जानिब वो इसका लम्स हिफ्स करने लगा। मैं इंतजार करूंगी। वो इससे दूर होकर बोली, ओह वाओ, क्या मोहब्बत भरा नजारा चल रहा है। आलिया ने पिस्टल का निशाना अरहम की जानिब रखकर लुत्फ लेते हुए कहा, तो अरहम ने पलटकर इसकी जानिब देखा और फिर अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, इसने वार्न किया और फिर इसकी आंखें कार में मौजूद अस्फरा पर पड़ी, जबकि अरहम इसके पीछे आते जुबैर की जानिब देखने लगा। मेरे आदमी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे अगर तुमने मुझ पर ट्रिगर दबाया तो, अरहम ने सुकून से कहा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अस्फरा ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। अस्फरा गाड़ी में बैठो, अरहम ने कहा, मगर वो वहीं खड़ी रही। तभी जुबैर आलिया की जानिब बढ़ता इस पर पिस्टल का निशाना बांध गया, जिसकी वजह से अस्फरा का पूरा वजूद लर्जा तो आलिया फौरी चुकन्ना हो गई। जुबैर ने ट्रिगर दबाया तो आलिया अपना सर झुकाकर दूसरी जानिब भाग गई, जिसकी वजह से निशाना खिड़की पर लगा। इससे पहले कि जुबैर वापस से आलिया का निशाना बांधता, आलिया ने जल्दी से अरहम पर गोली चला दी।
اس کے ریئیکٹ کرنے سے پہلے اسپرا پھرتی سے اس کے سامنے آئی اور گولی اسے لگ گئی. نہیں، وہ کہنا چاہتا تھا مگر دیر ہو چکی تھی. اسپرا کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے بازوؤں میں لے چکا تھا. او گاڈ اسپرا، تم میرے سامنے کیوں آئی؟ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بے قراری سے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا جہاں گولی لگی تھی اور خون نکل کر اس کی وائٹ شرٹ کو بھگو رہا تھا. تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ روتے ہوئے بولا. ارحم، میں تمہیں ہاسپٹل لے جا رہا ہوں، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی. وہ بھیگے لہجے میں اس کے سینے سے لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر اسپرا کے کھینچنے پر اس کی کوشش ناکام ہو گئی. میری بات سنو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کا پیالہ بناتے ہوئے بولی. زبیر، زین کو بلاؤ اسی وقت. وہ پاگل ہوتا زبیر کو پکارنے لگا جو عالیہ کو تھپڑ مارنے میں مصروف تھا. اس نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگا. ارحم، وہ غصے سے چلائی. ارحم نے اسے اوپر اٹھانے کی واپس سے کوشش کی مگر وہ درد سے کراہنے لگی. پلیز یہیں بیٹھے رہو، جب تم موو کرتے ہو درد ہوتا ہے. وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی. I'm sorry. وہ شدت سے روتے ہوئے بولا جیسے جیسے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اس کا دل پھٹنے جا رہا تھا. تم ٹھیک ہو جاؤ گی، زین بس آتا ہی ہوگا. وہ سسکتے ہوئے بولا. ارحم، میری بات، جب میں نے تمہیں بولا تھا گاڑی میں جاؤ کیوں نہیں گئی؟ کیوں نہیں مانی میری بات؟ وہ اس کے سر پر اپنا سر رکھ کر بے بسی سے آنسو بہا کر پوچھنے لگا. میری بات سنو ارحم، وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی. تم بہت برے ہو، جانتا ہوں. وہ اس کی انگلی کے نیچے ہلکے ہلکے لب سے بولا. لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہنے لگی ہوں تمہیں. I love you so much ارحم. وہ تکلیف بھری آواز سے نم آنکھوں سے بولنے لگی، ساتھ ہی سے سانس لینے میں بھی دقت ہونے لگی جبکہ وہ شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگا کیونکہ اسے نہیں امید تھی کہ کبھی وہ اسے چاہے گی. کچھ کہو ارحم، وہ مشکل سے بولنے لگی. اسپرا، نہیں، تم بات مت کرو. کچھ دیر اپنے سینے سے لگا کر میری آنکھوں میں دیکھو بس. اس کا سانس اکھڑنے لگا. یہ مت کرو میرے ساتھ اسپرا، پلیز مت کرو، میں بھیک مانگتا ہوں تم سے. پلیز ارحم کرو پلیز. وہ اس کا منہ دیوانہ وار چومتے ہوئے شدت سے رو دیا. تبھی اسپرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ پاگلوں کی طرح اس کی نبض ٹٹولنے لگا. تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، اپنی آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو اسپرا. وہ چیختے ہوئے اس کا وجود جھنجھوڑ کر بولا مگر اس کا وجود ساکن رہا. زین کچھ کرو پلیز. جب زین نے قریب آ کر اسپرا کو اپنی طرف کیا تو وہ چلاتے ہوئے بولا جبکہ آنسو اس کے گال بھگونے لگے. مجھے کوئی پلس محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی سانس. تم سرجن ہو نا، تم کچھ کرو پلیز، کچھ کرو. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلانے لگا. زین، گولی والی جگہ کو دیکھتے جو دل کے بالکل نیچے لگی تھی. کون سی بلٹ لگی ہے؟ گن پکڑو. زین نے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے جلدی سے کہا. یہ والی. زبیر نے گن اس کی جانب بڑھائی. نہیں، او خدایا پلیز نہیں. ارحم نے جب گولی دیکھی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے چلانے لگا. ہٹس ہولو پوائنٹ بلٹ. زبیر آنکھوں میں نمی لیے بولا. I'm sorry ارحم. زبیر نے اس کے برابر بیٹھ کر تکلیف سے کہا. وہ نہیں مر سکتی، پلیز خدا، ابھی تو جینا سیکھنے لگا تھا. یہ کیسے مر سکتی ہے؟ کیسے؟ او گاڈ، کیسے؟ وہ آسمان کی جانب دیکھتا ہوا چلانے لگا. اسپرا نہیں مر سکتی، تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک ارحم زندہ ہے. زبیر نے کہہ کر زین کو پیچھے دھکیلا اور اسے ارحم کی گود سے اٹھا کر اپنی طرف کیا. تم کیا کر رہے ہو؟ ارحم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جو رک ہی نہیں رہے تھے. لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے اپنے چاقو سے اس کی شرٹ کا تھوڑا سا حصہ کاٹا تاکہ گولی کو اچھے سے دیکھ سکے. زبیر، وہ مر چکی ہے. زین نے نم آنکھوں سے کپ کپاتی آواز میں کہا. نہیں، وہ نہیں مر سکتی. دیکھ نہیں رہے گولی اس کے دل میں نہیں لگی ہے. زبیر کے بولنے سے پہلے ارحم اسپرا کے سینے پر بنے سوراخ کو دیکھنے لگا. یہ وہی جگہ ہے جہاں ارحم کو گولی لگی تھی. وہ مزید بتانے لگا. زبیر بول کر احتیاط سے گولی نکالنے لگا. اگر یہ گولی اندر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو انسان کا بچنا ناممکن ہے. ارحم بھیگی آنکھوں سے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو بہت ہنرمندی سے گولی نکالنے میں مصروف تھا کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ تھا. یہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی. ارحم دھیرے سے بولا. ڈیم اٹ، پیچھے ہٹو. زین زبیر کو زور سے پیچھے کرتا ہوا اسپرا کے منہ پر جھک کر اس سے کم پریشر دینے لگا. کم آن گرل. زین مسلسل اس کے ہارٹ کو پمپ کرتے ہوئے بولا.
ये मुमकिन हो सकता है, इसका दिल शौक और अचानक से इतना खून बहने की वजह से स्टॉप हो गया हो। हमें कोशिश करनी चाहिए। जैन के बोलने पर हम असबरा में ऊपर झुककर इसके अंदर हवा ट्रांसफर करने लगा, जबकि जैन दिल को पंप करने लगा। टेस्फोरो कम ऑन प्लीज, कम बैक टू मी। अली और बाकी सब भी वहां आकर खड़े हो गए। इसका जिस्म अभी भी गर्म है। अली ने इसके पैर को पकड़कर बताया, इसकी नब्ज चेक करो। जैन ने अरहम को बोला तो वो कपकपाते हाथों से इसकी नब्ज टटोलने लगा। कम ऑन अस्प्रा। अली ने अस्प्रा का पांव पकड़ के सिर रगड़ते हुए नम लहजे में बोला, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, बस पहुंचने ही वाली होगी। तमीमा ने जमीन पर अस्प्रा के बराबर बैठकर तकलीफ से कहा, अस्प्रा प्लीज उठ जाओ अस्प्रा। टेसोरो वेक अप माय फेस्टिव वुमन, आई कांट डाई विदाउट यू। वो रोते हुए इससे बोला, जैन तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, मैं इसे हर खतरे से दूर रखना चाहता था। ओह खुदा प्लीज अरहम। इसका वजूद ठंडा पड़ने लगा है। अली ने बौखलाते हुए बेबसी से रोकर कहा, क्या नहीं प्लीज इसके पांव रगड़ो, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए इसका वजूद। एक पांव अली जबकि दूसरा अहमद ने बैठकर रगड़ने लगा, जबकि तमीमा इसके हाथों को रगड़ने लगी। जैन बगैर खून निकालने की परवाह किए जोर जोर से इसका हार्ट पंप करने लगा। अरहम इसके चेहरे का पीलापन बना देकर इसे मजीद करीब हुआ और इसकी आंखों से आंसू निकलकर असरा के गाल पर गिरने लगे। प्लीज वेक अप, आई नीड यू। वो शिद्दत से रोते हुए बोलने लगा, कम ऑन असरा कम ऑन, तुम ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज रिएक्ट करो। सैन ने इंतहाई जोर से इसके हार्ट को पंप करते हुए चिल्लाकर कहा, कम बैक टू मी एंजल। और हम बकायदा गिड़गिड़ाया तो उसपर की आंखें झटके से खुल गईं। तभी इसके मुंह खुला और वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। ओह खुदा। और हमने असरा को अपने सीने से लगा लिया, जबकि वो जोर जोर से खांसने लगी। मुझे लगाम में नहीं तुम्हें खोदने दिया। वो उसका माथा चूमते हुए इंतहाई तकलीफ से बोला, अरहम मेरा सीना बहुत दर्द, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो बोल ही रहा था, एम्बुलेंस के सारे ने इन सबकी तवज्जो खींची और वो जल्दी से इसे बाहों में उठाकर एम्बुलेंस में दाखिल हो गया, जहां सब अरेंज हुआ था। मेरी जान मेरी बात सुनो प्लीज, तुमने आंखें बंद नहीं करनी, प्लीज इन्हें खुली रखो। नर्स के पीछे हटने पर आराम ने इसकी तरफ देखकर डरते हुए कहा, क्योंकि हो सकता है इस दफा वो आंखें बंद कर जाए और फिर इसे वापस कभी ना देख पाए। ये ठीक हो जाएगी ना? आराम ने नर्स से घबराते हुए पूछा, साथ अस्परा का चेहरा देखने लगा जिसके ऊपर मास्क लगा हुआ था। हाँ, लेकिन इसका बहुत ज्यादा खून जाया हो चुका है। नर्स कहकर वापस से अपने काम में मसरूफ हो गई। जब लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो आराम जल्दी से बाकी नर्सों की मदद से अस्परा को इमरजेंसी रूम में ले गया, जिसके बाहर अली, अहमद, जुबैर और जैन पहले ही खड़े थे। मैंने अरसल को कॉल कर दिया, वो सुबह तक यहाँ मौजूद होगा। फिलहाल मैंने यहाँ सबके बेस्ट डॉक्टर का अरेंज किया है। जैन ने आराम के बाहर आने पर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली दी। जब वो लोग ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए तो आराम के कमरे से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। मुझे भी अंदर आना है। दरवाजा बंद होता देखकर जैन जल्दी से बोला, नहीं सर आप नहीं आ सकते। नर्स परेशानी से बोली, मैं भी सर्जन हूँ। वो बोलकर अंदर दाखिल हो गया और फौरी दरवाजा बंद हो गया। मैं तुम्हें नहीं खो सकता अस्परा, जैसे मैंने अपनी माँ को खो दिया था। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोते हुए बोला। तभी जुबैर ने आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगा लिया। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बड़ी। जुबैर के भीगे लहजे में बोलने पर वो इसके गले से लगकर शिद्दत से रो दिया। आई थॉट आई लॉस हर। वो इसके कंधे पर सर रखकर बच्चों की तरह सिसकते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, वो वापस आएगी हम सबके लिए। इसने एक नया रुख दिया है जिंदगी का, इसे लौटना ही होगा। अली ने नम आंखों से अरहम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो मजबूत लड़की है अरहम, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो मौत को हरा कर तुम्हारे पास आ जाएगी। अहमद ने भीगी आंखों से इसे देखते हुए कहा और फिर इसके बाल बिगाड़ दिए। मुझे आलिया जिंदा चाहिए। वो जुबैर से दूर होकर सुलगते हुए लहजे में बोला, ओके हो जाएगा। जुबैर ने इसे यकीन दिलाया। और स्नान भी। कल जब इनके और हमारे आदमी आमने सामने थे, इस दौरान इसकी डेथ हो गई। अहमद ने इसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे आदमी कैसे हैं? वो सब ठीक हैं, कुछ जख्मी है और कुछ की मौत हो गई है। यहाँ पर और इटली में सबको अच्छे से संभाला जा चुका है। मैंने तहमीना को फ्लाइट रेडी रखने के लिए भेजा है। रैक्ट आलिया की तलाश में निकला हुआ है और विक्टर अस्परा के घर गया है ताकि वहां के हालात देख सके। अली ने सिचुएशन की तफसीली से बताई तो वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हर चीज हमारे कंट्रोल में है अब। जुबैर ने इसे परेशान चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं मेरा नहीं ख्याल, हमें यहाँ से निकलकर अपने मुल्क लौटने की जरूरत है। हम सुबह निकल जाएंगे। अरहम के बोलने पर जुबैर ने जवाब दिया तो वो वहीं पास पड़ी कुर्सी पर अपना सर हाथों में थाम कर बैठ गया और इसका जहन ऑपरेशन थिएटर में मौजूद वजूद की जानिब चला गया। इसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो सोचकर अस्परा को अपने साथ लाया था। इससे लगा था ये कुछ दिनों की तलब है और फिर वो वापस इसे यहाँ भेज देगा, मगर इसके साथ रहकर सारी चीजें इसके हाथों से निकलती चली गई।
मैं क्यों नहीं समझ पाया? वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है, वो दीवानों की तरह मुझे चाहने लगी है। ओह गॉड, मैं तो समझा था इसे सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्शन है, जैसे किसी अच्छी लड़की को बुरे लड़के की तरफ होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर इसने सब गलत साबित कर दिया। वो वो अपना मुझे सौंप चुकी है, अपना दिल, दिमाग, रूह, सब कुछ। वाकई मैं औरतों को समझना मुश्किल है। मैं ये तो जानता था मुझे इसका जुनून है, मगर ये नहीं जानता था वो इश्क भी है मेरा। अगर मुझे पता होता, मैं फ्यूचर में तुमसे इश्क कर बैठूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी उठाकर अपनी दुनिया में नहीं लाता। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बड़बड़ाने लगा। मैं जानता हूँ ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी अस्प्रा, लेकिन मैं बेबस हूँ, क्योंकि अब मुझे जुनून है तो मेरे इश्क का। इसलिए तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं आम इंसान नहीं हूँ जो इश्क में कुर्बानी देकर इसे खुद से दूर कर दे। तुम्हें अब मेरे साथ ही जीना होगा। बहुत सिचुएशन पहले से बुरी हो गई है, मजीद पुलिस वहां पहुंच गई है और मैम के घर को घेरे में ले लिया है। विक्टर ने इसके करीब आकर, जो ख्यालों की दुनिया में मदहोश था, वो औरत वहां से भाग गई है, रैकेट ने कहा। तो अरहम ने लंबा सांस खींचा। और हमारे आदमी कहाँ हैं? इन्हें जुबैर ने वापस भेज दिया है, अहमद और अली के साथ, विक्टर ने जवाब दिया। ओके, तुम लोग जा सकते हो। इसके हुक्मिया लहजे के पर कहने पर वो दोनों ही वहां से निकल गए, जबकि वो ऑपरेशन रूम के बाहर जल्दी रेड लाइट को देखने लगा। तुम्हें लौटना होगा मेरे पास, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। वो तकलीफ से आंखें बंद कर गया, जबकि आंसू इसकी आंखों से निकलकर इसके गाल को भिगोने लगे। पता नहीं कितना वक्त इसे वहां बैठकर रोते हुए गुजर गया। तभी इसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। इसने सुर्ख होती आंखों से सामने देखा तो एक बूढ़ा आदमी इसके बराबर बैठा हुआ था। क्या हुआ बच्चे, इतनी अजियत में क्यों हैं? इन्होंने नरमी से पूछा। वो मेरी बीवी का, इसका ऑपरेशन चल रहा है। और हमने रेड लाइट की जानिब इशारा करते हुए लरसते हुए इस लबों से कहा। तो बेटा वो ठीक हो जाएगी, इस रब से मांग जिसके हाथों में हमारी जान है। उठकर नमाज पढ़ ले, सुकून मिलेगा। और हमने पथराई आंखों से इस बूढ़े शख्स की जानिब देखा, क्योंकि इसे तो याद भी नहीं था आखिरी बार इसने नमाज कब पढ़ी थी। नमाज? वो कब कपाते लबों से पूछने लगा। हाँ नमाज, इस रब को पुकार और आखिर में दुआ की शक्ल में इससे अपने दिल की सारी बातें कह डाल। वो मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं गंदगी से भरा हुआ इंसान हूँ, गुनाहों से लिपटा हुआ मेरा वजूद है। मैं सर तपाऊं गुनाह हूँ। वो कैसे सुनेगा भला मेरी बात? इसके पास तो नेक लोग जाते हैं ना। नमाज का ख्याल इसके दिल को हिला कर रख गया, इसलिए इसके अल्फाज बाकायदा लड़खड़ाने लगे। बेटा वो रब है, इसकी मोहब्बत अपने बनाए हुए इंसानों से बेलौस है। बेशक तुम्हें अपना वजूद गुनाहों में नहाया हुआ लगता है, लेकिन तौबा के तो दरवाजे खुले हैं। तो तौबा कर लो, वो माफ कर देगा, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन आप नहीं समझ रहे, मैं एक कातिल हूँ। मैं नहीं जानता मैंने कितने लोगों की जानें ली हैं। वो कैसे मान सकता है मेरी? वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बाकायदा सिसकने लगा। एक वाक्य सुनाता हूँ, सुनो। वो इसके हाथ पकड़ते हुए बोले तो वो भीगी आंखों से इन्हें देखने लगा। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में। फिर इसने एक इबादत गुजार से पूछा, 99 कत्ल हो चुके हैं, क्या तौबा होगी? इस शख्स ने कहा नहीं होगी। इसने इसे भी कत्ल कर दिया। फिर इसने एक आलम से पूछा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या तौबा होगी? इस आलम ने कहा जरूर होगी। बेटा क्यों नहीं होगी? बस तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए। ये शहर गुनाहों के लोगों का है, इसको छोड़ दे। जा इस शहर में चले जा, वो नेक लोगों का है, वहां आबाद हो जा, माफी मिल जाएगी। इसके कहने पर वो शख्स बोला, मुझे बस माफी मिल जाएगी, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। इसने बोरिया बिस्तर बांधा और इस शहर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में इसे मौत आ गई। जब मौत ने इसे झटका दिया तो इसने आगे की जानिब देखा और छलांग लगाई तो वो जमीन पर यूं गिरा। इसका चेहरा नेक लोगों के शहर की जानिब था, जबकि टांगे गुनाहगार शहर की तरफ। अल्लाह ताला ने यह किस्सा हम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 फरिश्तों को वहां भेजा, जन्नत और दोज़ख के फरिश्ते को। उन्होंने कहा कि अरहम की जानिब देखा, जो बगैर पलके झपके इनकी जानिब देख रहा था। फिर क्या हुआ? वो बेताबी से पूछने लगा। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा, ये हमारा मुजरिम है, इसे हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा, ये हमारा मेहमान है, इसे हम ले जाएंगे। जहन्नुम का फरिश्ता, इसने तौबा नहीं की, हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता, तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, इसे हम ले जाएंगे। जहन्नुम का फरिश्ता,
یہ ابھی اسی بستی تک پہنچا نہیں ہے, یہ ہمارا مجرم ہے, ہم ساتھ لے کر جائیں گے. جنت کا فرشتہ: پہنچنا ضروری نہیں ہے, نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور اسے کہا, جاؤ ان میں جا کر فیصلہ کرواؤ, انہیں بولو اگر وہ جہنم والے شہر کے قریب ہے تو وہ لوگ لے جائیں, اور اگر جنت والے شہر کے قریب ہے تو وہ لوگ اپنے ساتھ لے جائیں, اس لیے فاصلے کو ماپا جائے. وہ بوڑھے آدمی مسکراتے ہوئے بولے. وہ شخص برے لوگوں کے شہر کے بالکل قریب تھا, جبکہ نیک لوگوں سے بہت دور تھا. جب رستے کی پیمائش ہونے لگی تو اس رب نے نیک لوگوں والی زمین کو حکم دیا, سکڑ جا, اور برے لوگوں والی سڑک کو بولا, پھیل جا. اور ہم اپنا رونا بھول کر تجسس سے انہیں دیکھنے لگا. جب پیمائش ہوئی تو برے لوگوں سے دور اور نیک لوگوں کے بہت قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا, یہ ہمارا مہمان ہے, چلو اسے جنت میں لے جاؤ. وہ برا شخص ہنستے ہوئے بولا تو ارحم کے آنسو واپس سے آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے. بیٹا توبہ سے نہ گھبراؤ, وہ پاک ذات کہتی ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور گناہ آسمان تک لے جا, لیکن سچے دل سے رو کر گڑا کر اس سے معافی مانگ لو, وہ معاف کر دے گا, کیونکہ وہ انسانوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. ایک ماں کی محبت دیکھی ہے نا, اس کی محبت تو پھر 70 درجے بڑھ کر ہے. سوچو محبت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے توبہ کرو بیٹا, اس رب کی جانب رجوع کرو, دلی سکون مل جائے گا, تم بہتر محسوس کرو گے. وہ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولے تو وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا. لیکن مجھے تو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی, وہ ہچکیوں کے درمیان روتا ہوا بولا. وہ بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب لے گئے. آؤ میں وضو کرتا ہوں, تم میرے پیچھے کرو, ٹھیک ہے. وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی شرٹ کے بازو کوہنی تک فولڈ کرنے لگا, کیونکہ وہ سچ میں بھول چکا تھا نماز پڑھنا. وضو کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ہاسپٹل میں نماز والے کمرے میں لے آئے. وہاں کھڑے ہو کر ارحم کا وجود لرزنے لگا. اس نے ساری نماز ان کی امامت میں سسکتے ہوئے پڑھی. دل تھا کہ پھٹتے جا رہا تھا. نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے, بلکہ وہ بس روتا رہا, کیونکہ الفاظ منہ سے نکلنے سے انکاری تھے, مگر دل سے بوجھ ہٹتا جا رہا تھا. بوڑھے آدمی کو پتہ نہیں اس پر پیار آیا یا ترس. وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں میں سمیٹ گئے. کبھی کبھی دعا کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ دلوں کے بھیدوں سے اچھے سے واقف ہے, وہ سمجھ جائے گا. انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا, شکریہ, مجھے کبھی کوئی ایسا انسان پہلے نہیں ملا جس نے مجھے ایسے سمجھایا ہو. وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا, جبکہ اس کے وجود میں کپ کپاہٹ وہ بوڑھے آدمی نے ابھی تک محسوس کر سکتے تھے. اب مجھے چلنا ہے اور تمہیں توبہ کرتے رہنا ہے, اوکے. وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے, پلیز مت جائیں. وہ بے بسی سے بولا, سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اتنا بول کر چلے گئے, جبکہ وہ نامانگوں سے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا. وہ چلتا ہوا آپریشن تھیٹر کی جانب آ گیا. پلیز اسپرا واپس آ جاؤ, مجھے تم سمیٹو, آ کر دیکھو, بکھر رہا ہوں میں. ابھی وہ بولا ہی تھا کہ روم کی لائٹ گرین جل گئی اور وہ دروازہ کھل گیا. وہ ٹھیک ہے. زین نے ارحم کو جب اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس کے گلے لگ کر پریشانی سے بولا, کیونکہ اتنی تکلیف میں زین نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے ملنا ہے اس سے. زین کے الفاظ پر اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا. نہیں, تم اندر نہیں جا سکتے. زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے کہا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ تقریباً تڑپتے ہوئے پوچھنے لگا. وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے, اس کی حالت ابھی ناساز ہے, کل صبح ہی سے ہوش آئے گا. وہ تفصیل سے بولا. میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں زین, پلیز. وہ بے تابی سے کہنے لگا. ارحم کیسی ہے وہ؟ زبیر کی آواز گونجی. الائیو, انکانشیس. زین نے پلٹ کر اسے جواب دیا. تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اسے ساتھ لو, ہمیں اٹلی کے لیے نکلنا ہے. زبیر نے مشورہ دیا, کیونکہ یہاں مزید رہنا ان سب کے لیے خطرہ تھا. کیوں؟ ابھی سے آرام کی ضرورت ہے, وہ کہیں نہیں جائے گی. زین نے اسے گھورتے ہوئے بولا. پولیس ہمارے پیچھے ہے, یہ جگہ محفوظ نہیں ہے, اس لیے بول رہا ہوں. میڈیا پر خبر شائع ہے ہر طرف, اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے, ہمیں جانا چاہیے. زبیر کے الفاظ پر ارحم تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا. وہ صحیح بول رہا ہے, ہمیں نکلنا چاہیے. ارحم نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. فائن, میں کچھ چیزیں ریڈی کر لوں جن کی ہمیں رستے میں اسپرا کے لیے ضرورت ہوگی. وہ ناخوش ہوتے ہوئے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا. میں گاڑی نکالتا ہوں, تم اسے اٹھا کر لاؤ. زبیر بول کر ہاسپٹل سے باہر نکل گیا. جب وہ کمرے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے. اس کے بالکل سامنے اسپرا کا وجود بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا. اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا, جو کہ گرم تھا. وہ آگے کی جانب اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا.
साथ ही इसकी आंखों से आंसू निकल गए, अस्परा के चेहरे पर गिरने लगे। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, वो तकलीफ से इसके कान में सरगोशी नुमा कहता है, इसके कान की लू को चूम गया। तभी नर्स दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो अस्परा ने के सर के नीचे से हाथ गुजारकर इसे अपनी बाहों में उठाया तो नर्स ने आगे बढ़कर इसके बाजू एहतियात से इसके सीने पर रखने की मदद की तो वो इसे अपने सीने से लगाए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। जब जब जुबैर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो हमने एहतियात से इसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हुई सीट पर लिटा दिया। साथ ही वो खुद भी अंदर दाखिल हुआ और इसका हाथ अपने हाथों में थाम गया। जैसे ही जैन आकर गाड़ी में बैठा, जुबैर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरहम, अहमद और अली से पूछो कैसी सिचुएशन है, जैन ने कहा तो वो अपना सेल जेब में ढूंढने लगा। ओ गॉड, मेरा ख्याल है मैंने अपना सेल फोन अस्परा को पकड़ाया था, वो शायद वहीं छूट गया। जब इसे मोबाइल नहीं मिला तो परेशानी से बोला क्योंकि इसे सेल में काफी ज्यादा डेटा मौजूद था, इसी वजह से वो अपना मोबाइल किसी को भी नहीं देता था। अरहम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यकीनन मोबाइल गाड़ी में या वहीं आसपास गिर गया होगा। जुबैर स्टीयरिंग पर हाथ मारता हुआ बोला। दे हैव कन्फेस्ड। जैन ने पलटकर इसकी तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट केयर। वो लापरवाही से कहता वापिस से अस्परा का चेहरा देखने लगा। वेल देन यू शुड। जुबैर गुस्से से बड़बड़ाया मगर वो इग्नोर करता अस्परा के बालों के साथ खेलने लगा, शायद वो उठ जाए, और साथ ही नरमी से इसके गाल चूमने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मेरे साथ रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम खाली इश्क नहीं हो मेरा, जुनून भी हो, जरूरत हो, जीने की वजह हो। वो इसके चेहरे को अपने हाथों से छूता हुआ दिल ही दिल में सोचने लगा। वो भी नहीं उठेगी, जैन ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जो उम्मीद से इसकी तरफ देख रहा था कि शायद वो आंखें खोल दे। क्या इसका नुकसान हो सकता है कि ऑपरेशन के फौरी बाद हम इसे साथ ले गए हैं? हो सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी थी, राइट? और ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मैंने अरसल को बोला है सब तैयार रखे, ये वहां पहुंचकर कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो नरमी से बोला। जख्म की क्या नौयत थी, मतलब कैसी हालत थी? जुबैर पूछने लगा। गोली टुकड़ों में तकसीम नहीं हुई थी, ये सबसे बड़ा फायदा था, और ना ही ये दिल के ज्यादा करीब लगी थी। इसका खून काफी बह चुका था, लेकिन वो ब्लड की बोटल्स लगने से रिकवर हुआ काफी हद तक। एपिडर्मिस बुरी तरह जख्मी हुई है, लेकिन अंदरूनी ज्यादा चोट नहीं आई। या इट्स नॉट मच ऑफ डैमेज, इसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। जब वो लोग स्टॉप पर पहुंचे तो विक्टर एक्ट बाहर ही मौजूद थे और हमने एहतियात से अस्परा को वापस अपनी बाहों में उठाया, जिससे इसकी मदद विक्टर ने की और वो इसे लेकर एक छोटे से कमरे में पहुंच गया जो तमीमा ने तैयार करवाया था। इसे लेटाते ही जैन ने अस्परा को वापस से ट्रिप्स लगाई। जब जैन अपना काम करके फारिग हुआ तो पायलट ने जहाज स्टार्ट किया और इसे आसमान की बुलंदियों की जानिब ले जाने लगा। अब ये कैसी है? जब फ्लाइट लैंड हुई तो अरहम ने बेचैनी से पूछने लगा। इसे मजीद आईसीयू की जरूरत नहीं, जो बहुत अच्छी बात है। इसे किसी भी वक्त होश आ सकता है, हो सकता है अभी आ जाए या दोपहर तक। जैन के बताने पर वो इसे उठाकर गाड़ी में लिटाकर सीधा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ अरसल ने सब अरेंज किया हुआ था। जब वो इसे चेक करने लगा तो अरहम धड़कते दिल के साथ इसके पीछे खड़े होकर सब देखने लगा। जैन इन लोगों को वहां छोड़कर शीजा को बचाने निकल पड़ा। अरहम ने इसके साथ अली और जैन को भी भेजा क्योंकि स्नान के बाद वो आसानी से शीजा को बचा सकते थे बगैर किसी किस्म का नुकसान किए। तमीमा अरहम के होटल पर वापस से कब्जा करने के लिए निकल गई, जबकि रैग और अहमद कसीनो की जानिब चले गए। आज बॉस बहुत खुश होगा, फाइनली इसके सर से मौत का खतरा टला क्योंकि अब कोई पुलिस की टीम इसके पीछे नहीं है। आज बकायदा जश्न मनाया जा रहा होगा, सब बहुत खुश होंगे। मेरे नंबर पर बेशुमार कॉल्स आ रही होंगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया जाए भाड़ में। अस्परा, बस तुम अपनी आंखें खोलो प्लीज। वो इसका चेहरा देखते हुए बड़बड़ाया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमें बताइएगा ये आपका नॉवल कैसा लगा। फी अमान अल्लाह।